गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का जैविक आधार। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है। जैविक आधार को समझने के लिए हमें शरीर विज्ञान के अध्ययन विषय को अपनाना होगा। यानी शरीर विज्ञान प्राणी के शरीर की यंत्र रचना की व्याख्या करता है और मनोविज्ञान का अध्ययन विषय शरीर विज्ञान की इन यंत्रवत प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो प्राणी के व्यवहार की व्याख्या को हम निम्न सूत्र में समाहित करके देख सकते हैं। सूत्र आपको बच्चों दिख रहा है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक प्राणी प्रतिक्रिया। जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो मैंने उसमें आपको ये समझाया था कि व्यवहार क्या है। तो SOR पर आधारित होता है, यानी प्राणी को जब कोई उद्दीपक मिलता है और प्राणी अनुक्रिया करता है तो वही उसका व्यवहार होता है। शारीरिक प्रक्रियाओं के रूप में हम इसकी बात करें तो रिसेप्टर्स, एडजस्टर्स एंड इफेक्टर्स, यानी संग्राहक, समायोजक और प्रभावक के रूप में हम जो है शारीरिक प्रक्रियाओं के रूप में व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संग्राहकों की। रिसेप्टर्स की हम बात करेंगे तो रिसेप्टर्स क्या हैं? प्राणी के व्यवहार की व्याख्या में उद्दीपक प्राणी अनुक्रियाओं की यांत्रिक रचना सम्मिलित की जाती है। यानी व्यवहार की व्याख्या में उद्दीपक प्राणी और अनुक्रिया की जो रचना है उसको शामिल किया जाता है, जो कि आपको ये सूत्र में दिखाई दे रही है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। तो जब भी हम व्यवहार की व्याख्या करेंगे तो हम इन तीनों अनुक्रियाओं को शामिल करेंगे। तो प्राणी जगत में मनुष्य व पशु दोनों आते हैं और दोनों के व्यवहार में पूर्ण रूप से समानता नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका व्यवहार समाज की गतिविधियों से प्रभावित होता है और पशुओं का व्यवहार यंत्रवत ही देखा गया है। यानी जैसा वो व्यवहार है वो हमें बिल्कुल यंत्रवत दिखाई देता है, टेक्निकली वैसा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार मानव व्यवहार के जैविक और सामाजिक आधार प्रधान रूप से कार्य करते हैं, जबकि पशुओं का जो व्यवहार है वो केवल बायोलॉजिकल होता है, जैविक ही माना जाता है। तो मानव जगत के व्यवहार की व्याख्या जैविक रूप में की जानी है और इस व्याख्या में उद्दीपक प्राणी अनुक्रियाओं की रचना के आधारों को प्रमुख रूप से हमें समझना है और इस व्याख्या में उस आधार की संरचना तथा प्रतिक्रिया को जानना है। और इस व्याख्या का जो सबसे प्रथम जो आधार है वो है रिसेप्टर्स, यानी संग्राहक। तो संग्राहक की रचना और उनसे संबंधित जो उनकी क्रियाएं हैं उसकी जानकारी हम जो है इसमें संग्राहकों में करेंगे। तो वातावरण के बाह्य पदार्थ उद्दीपक के रूप में कार्य करते हैं और मानव की शरीर की ज्ञानेंद्रियों के संबंधित भाग को उत्तेजना प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि बाहरी वातावरण में जो उद्दीपक हैं, वो जो पदार्थ हैं वो उद्दीपक के रूप में कार्य करते हैं और शरीर की ज्ञानेंद्रियों से जो संबंधित भाग हैं उनको उत्तेजित करते हैं और यही उत्तेजनाएं मानव के शरीर के उस भाग को उत्तेजित करती हैं जहाँ से अनुक्रिया प्रशासित होती है या अनुक्रिया जो है एडमिनिस्टर होती है। तो मानव के शरीर में संग्राहक भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं और संरचना व संबंधित क्रिया के आधार पर उनमें भेद भी पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक तालिका दिखाऊंगी जो कि ग्राहकों का सामान्य वर्गीकरण इस तालिका में किया गया है। तो जो ग्राहक हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे दो तरह के ग्राहक होते हैं जिनसे सूचना जो है हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है। तो पहले जो ग्राहक हैं वो हैं बाह्य ग्राहक, यानी एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स।
तो बाह्य ग्राहक जो हैं वो हमारे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होती हैं। ये सभी आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो ये जो ग्राहक हैं, इनकी जो क्लास है वो बाह्य ग्राहक कहलाती है। और इनका जो सेंसेस हैं, जो हमें इनसे जो संवेदनाएं होती हैं या जो संवेदी ज्ञान प्राप्त होता है, वो है दृष्टि, ध्वनि, घ्राण। घ्राण मीन्स सूंघना, स्वाद और त्वचा। तो त्वचा में पेन होता है या प्रेशर या गर्मी लगती है, तो ये संवेदी ज्ञान हमें इन ग्राहकों से, बाह्य रिसेप्टर्स से हमें प्राप्त होता है। और इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण का जो आधार है, वो शरीर की सतह पर आधारित जो ग्राहक हैं वो उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो शरीर की सतह पर आधारित ग्राहक जो हैं वो मुख्यतः उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और प्राय शारीरिक गति के रूप में अनुक्रिया की जाती है। दूसरे जो ग्राहक हैं वो, उनमें जो नेक्स्ट वर्ग में हम रखेंगे अंतर्ग्राहक, इंट्रोसेप्टर्स। तो अंतर्ग्राहक में जो सेंसेस होती हैं उनमें हमारा ऑर्गेनिक पेन यानी आंगिक दर्द, आंगिक दबाव, आंगिक गर्मी, आंगिक ठंड, घ्राण मीन्स सूंघना और स्वाद आते हैं। ये हमारे आंतरिक ग्राहकों के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो वर्गीकरण का आधार है, ऐसे ग्राहक शरीर के भीतर पाचन एवं मूल तंत्रीय क्षेत्रों में होते हैं तथा शरीर के भीतर के जो स्टिमुलेशन है, जो उत्तेजन है, उनके प्रति अनुक्रियाशील होते हैं। प्राय आंतरिक परिवर्तन के रूप में ये अनुक्रियाएं की जाती हैं। दूसरे अंतर्ग्राहक के बाद जो ग्राहक है वो है मध्य ग्राहक, या जो रिसेप्टर्स हैं वो है मध्य ग्राहक। तो इन मध्य ग्राहकों से जो हमें संवेदी ज्ञान प्राप्त होता है वो है मांसपेशीय गतिबोध, कंडरा गतिबोध यानी टेंडर जिसको हम कहते हैं, कंडरा गतिबोध। उसके बाद है ज्वाइंट यानी संधि गतिबोध, काइनेस्थेसिस जिसको हम कहते हैं, और वेस्टिबुलर गतिबोध, इसको हम वेस्टिबुलर काइनेस्थेसिस कहते हैं। तो मध्य ग्राहकों से हमें ये संवेदी ज्ञान मिलता है, ये सेंसेस मिलती हैं। और जो इसके वर्गीकरण का आधार ये है कि जो ऐसे ग्राहक मांसपेशियाँ, कंडरा, संधि तथा नॉन ऑडिटरी इनर ईयर में होते हैं, यानी अश्रवण जो हमारा अंतःकरण है या कान है उसके अंदर ये होते हैं, और मूलतः शारीरिक गतियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, शारीरिक गतियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और शारीरिक गति के रूप में इनके द्वारा अनुक्रियाएं की जाती हैं। तो ये हमारे हैं मध्य ग्राहक, जिनका वर्गीकरण का आधार जो है हमारी मांसपेशियाँ, कंडरा और संधि तथा अश्रवण अंतःकरण में ये स्थित होते हैं। उसके बाद जो हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे वो है नोसिग्राहक यानी नोसिसेप्टर्स। तो इसके अंदर जो सेंसेस होती हैं वो है त्वचा से संबंधित दर्द या आंगिक दर्द या गति संवेदी दर्द, काइनेस्थेटिक पेन। और जो वर्गीकरण का आधार है वो है प्राणी के पूरे शरीर में ये फैले होते हैं, प्राणी के पूरे शरीर में फैले होते हैं तथा जो इंजरियस स्टिमुलस हैं, जो घातक उद्दीपक हैं, उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये जो है नोसिग्राहक कहलाते हैं। तो बच्चों, ये हमने ग्राहकों की बात करी। ये हमारे संग्राहक हैं जो बाह्य ग्राहक के रूप में हम इनको सुना है या इनको हम पढ़ेंगे। फिर हैं हमारे अंतर्ग्राहक और उसके बाद हैं हमारे मध्य ग्राहक, मध्य ग्राहक के बाद हमारे नोसिग्राहक। और जो जो वर्ग है, ये जो हमने क्लास की बात की, इन वर्गों के आधार पर जो हमें सेंसेस होती हैं हमने उनकी बात की और उनका बेस जो क्लासिफिकेशन का है उसकी हमने बात की है।
तो ये जो हमने तालिका जो हमने अभी देखी है, ये जो तालिका हमने पढ़ी है, तो इन तालिका के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि जो 5 ज्ञानेंद्रियों की संवेदना के लिए जो संवेदना है वो 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही नहीं होती, परंतु संग्राहकों में इनका स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की संवेदना के लिए ये ग्राहक जो है जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इनका ग्राहकों में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है वो बहुत अधिक होता है। तो हमने जो ये ऊपर व्यवहार का जो हमने ये सूत्र देखा था, रिसेप्टर्स शारीरिक प्रक्रियाओं के रूप में, रिसेप्टर्स, एडजस्टर्स एंड इफेक्टर्स। तो हमने अभी संग्राहकों को पढ़ा कि हमारे जो संग्राहक हैं वो क्लासिफिकेशन उनका हमने जो है इसमें देखा, ये जो तालिका है इसमें हमने देखा। अब हम बात करेंगे समायोजक की। तो समायोजक जो हैं वो संग्राहकों के बाद व्यवहार के जैविक आधार में समायोजक का स्थान आता है। जब हम व्यवहार के जैविक आधार की बात करेंगे तो सबसे पहले हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे, संग्राहकों की बात करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा स्थान है जैविक आधार में वो है समायोजक। क्योंकि संग्राहक क्रियातंत्र संवेदना ग्रहण करने के बाद सूचना अंतिम क्रिया के लिए समायोजक क्रियातंत्र को दे देता है। यानी संवेदना ग्रहण करके जो सूचना मिलती है वो अंतिम क्रिया करने के लिए समायोजक जो हैं वो क्रियातंत्र को दे देते हैं, और यही क्रियातंत्र स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और इसे स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमने फॉर्मूला में ऊपर देखा था, रिसेप्टर्स, एडजस्टर्स एंड इफेक्टर्स, तो हमने संग्राहकों की बात कर ली, हमने समायोजक की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे प्रभावक। तो व्यवहार की जो व्याख्या है या प्राणी के शारीरिक आधार प्रक्रियाओं के रूप में वो संग्राहक, समायोजक और प्रभावक के रूप में हम कर रहे हैं। तो तीसरा जो है वो है प्रभावक। तो प्रभावक कोशिका से तात्पर्य उन कोशिकाओं से होता है जिनकी मदद से प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। और ये जो प्रभावक हैं ये 2 तरह के होते हैं, मांसपेशियां तथा ग्रंथि। तो मांसपेशियों की हम बात करेंगे तो ये जो मांसपेशियां हैं इनका निर्माण कई तरह की इंडिविजुअल सेल्स जो होती हैं, जो व्यक्तिगत कोशिकाएं होती हैं, उनसे होता है। और मानव शरीर में 3 तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं, चिकनी मांसपेशियां, रेखित मांसपेशियां और हृदय की मांसपेशियां जो हैं वो 3 तरह की मांसपेशियां हम जो बात कर रहे हैं 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं। तो हमने बात करी चिकनी मांसपेशियां। तो बच्चों इसको हम डिटेल थोड़ा सा पढ़ेंगे कि चिकनी मांसपेशियां जो हैं इन्हें धारीदार या अरेखित मांसपेशियां भी कहा जाता है। और इस तरह की मांसपेशियां जो हैं वो हमारे अंतरावयवी अंगों, विसरल जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे आंत है, पेट है, या हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्तवाहिनियां हैं, उनमें ये पाई जाती हैं। और इन मांसपेशियों में फाइब्रिले नाम का एक विशेष तत्व पाया जाता है जिस पर इनकी संकुचन क्रिया जो है वो निर्भर करती है। तो ये चिकनी मांसपेशियां। दूसरी है रेखित मांसपेशियां, यानी लाइनें उस पर बनी होती हैं, रेखाएं बनी होती हैं। इस तरह की मांसपेशियों को हम स्केलेटल मांसपेशी या कंकाली मांसपेशी भी कहते हैं। और ऐसी मांसपेशियां देखने में धारीदार या रेखांकित होती हैं, और इस तरह की मांसपेशियां बाहां, हाथ, पैर आदि अंगों में पाई जाती हैं। ऐसी मांसपेशियां चिकनी मांसपेशी से अधिक लंबी होती हैं तथा एक विशेष लचीलेदार झिल्ली में बंद होती हैं जिन्हें सारकोलेमा कहते हैं। ऐसी मांसपेशियों के संकुचनशील तंतु, यानी जब तंतु जो है सिकुड़ जाते हैं
कॉन्ट्रैक्शन उनमें हो जाता है। तो तंतु दो विशेष तत्वों में बटे होते हैं, जिनमें से एक दूसरे की तुलना में अधिक डार्क होता है, और इस तरह के बंटवारे के कारण ही ऐसी मांसपेशियां देखने में धारीदार होती हैं। तीसरी है हृदय की मांसपेशी। ऐसी मांसपेशियां हृदय में होती हैं और उनके संकुचन तथा फैलाव यानी सिकुड़न और फैलाव से हृदय जो है अपना कार्य करता है। तो हृदय मांसपेशी रेखित मांसपेशी का एक भाग होता है, और हृदय की मांसपेशी की मुख्य विशेषता ये है कि ऐसी मांसपेशी के तंतु जो फाइबर हैं वो ना तो पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, और ना ही किसी प्रकार की झिल्ली में घिरे होते हैं, परंतु इनमें कुछ शाखाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलकर जालीनुमा दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं, और ये मांसपेशियों का चाहे जो भी प्रकार क्यों ना हो, उनके द्वारा संकुचन का कार्य सब जगह किया जाता है या कॉन्ट्रैक्शन का कार्य, और समायोजक या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जैसे ही मांसपेशी को उत्तेजक मिलता है, उनमें दैहिक और रासायनिक घटनाएं घटने लगती हैं, जिनके संकुचन के रूप में मांसपेशी में ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। तो ये जो है मांसपेशियां थी हमारी 3 तरह की, चिकनी मांसपेशियां, रेखित मांसपेशियां और हृदय की मांसपेशी। अब हम बात करेंगे ग्रंथियों की, ग्लैंड। तो ग्रंथि दूसरा मुख्य इफेक्टर है या प्रभावक है, जिसका कार्य कुछ ऐसे रासायनिक तत्वों का स्त्राव करना होता है जिनसे व्यक्ति अपने शरीर के भीतर संतुलन बनाए रख पाता है। यानी ऐसे रासायनिक तत्वों को बाहर निकालना जिनसे व्यक्ति अपने शरीर भीतर का जो उसका शरीर है उसमें संतुलन बना के रखे, और इस तरह के ग्रंथि द्वारा व्यक्ति अपने आंतरिक वातावरण में संतुलन उसी ढंग से बनाए रखता है जिस तरह से मांसपेशियों द्वारा बाह्य वातावरण के साथ समायोजन या संतुलन स्थापित करना होता है। तो ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, एक तो होती हैं एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियां, और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो बच्चों आपने ग्रंथियां सुनी होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बहिर्स्रावी ग्रंथियां। बहिर्स्रावी ग्रंथि जिनका स्राव खून में नहीं मिल पाता, क्योंकि इनका स्राव एक विशेष नलिका के द्वारा बाहर निकलता है। जो हमारी लार ग्रंथि है या पसीने की जो स्वेट की ग्रंथि है, या जो आंसू ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि जिसको बोलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों का स्राव जो है वो लार या पसीना या आंसू के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है, तो इनको हम बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इस ग्रंथि को हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनसे स्राव निकलने के लिए कोई नलिका नहीं होती, इनका स्राव सीधे रक्त में मिल जाता है, और वे शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि इन ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है वो जो है सीधे हमारे ब्लड में मिलता है, और हमारे जो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनके विकास जो है इन ग्रंथियों से प्रभावित होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इन ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना इप्थेलियम से बनी होती है, जिसमें नलिकाओं का एक जाल होता है। तो हमारी जो अधिकतर जो ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे एड्रीनल ग्रंथि है, पेनक्रियास ग्रंथि है, पैराथायरॉयड ग्रंथि है, या हाइपोफोसिस ग्रंथि है, तो इनकी संरचना ऐसी होती है। ये जितनी भी हमारी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, परंतु कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनकी संरचना इनसे भिन्न होती है। थायराइड ग्रंथि है या अंड ग्रंथि है, इनकी संरचना इन ग्रंथियों से भिन्न होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं इनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए इन ग्रंथियों के प्रकारों को और
उनके कार्यों का वर्णन हम अलग से इसको हम हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये प्रभावक हैं जो कि व्यवहार की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण जैविक आधार का काम करते हैं, मांसपेशियों के रूप में और ग्रंथियों के रूप में। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि जो ग्राहक, प्रभावक और समायोजक, या जो आप फॉर्मूला में देख रहे हैं, हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो समायोजक हैं और जो प्रभावक हैं, इस फॉर्मूला में आपको ये दिख रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, ये ग्राहक, समायोजक और प्रभावक का मैकेनिज़्म द्वारा व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति उसके अर्थ को समझकर ठीक ढंग से अनुक्रिया कर पाता है। तो इस जो मैकेनिज़्म है, इसके 3 पहलू में से किसी भी एक पहलू का कार्य यदि दोषपूर्ण होता है तो व्यक्ति ठीक ढंग से उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में समर्थ नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों बेसिस, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का जो ये एक भूमिका थी जो मैंने आपको बताई, कि जिसमें जो है जैविक आधार, तो व्यवहार की व्याख्या हम जैविक आधार के रूप में करेंगे, जिसमें संग्राहक, समायोजक और प्रभावक की जो है हमने इसमें पढ़ा कि संग्राहक कौन कौन से होते हैं और समायोजक जो है वो कैसे अपनी भूमिका अदा करते हैं, जिसमें हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। और उसके बाद जो प्रभावक है वो किस तरह से जो है प्रभावित करते हैं हमारे व्यवहार को, जिसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और हमारी मांसपेशियों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे व्यवहार के जो बायोलॉजिकल बेसिस है व्यवहार को समझने में। हमारे ग्राहक, हमारी समायोजक, हमारे जो प्रभावक हैं, उनके आधार पर हम व्यवहार को समझ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो होगा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, उसकी कार्य क्या है, उसकी संरचना क्या है, या न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देखें, इसको समझेंगे। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। आगे का टॉपिक समझने के लिए हमें ये जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक था इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।